वक्त है हमारी खास बुलेटिन सुपर 50 का। कांग्रेस ने आज संसद परिसर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व खुद सोनिया और राहुल गांधी करेंगे। ललित मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश की है। वाड्रा की देश विदेश की 31 संपत्ति के बारे में जानकारी देते हुए ट्विटर पर उन्होंने पूछा है कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। ललित मोदी ने भारत के वित्त मंत्री से भी सवाल किया है कि आखिर जेटली उन्हें कब तक बचाएंगे। ललित मोदी के मुताबिक वाड्रा का दुबई के मशहूर पाम जुमेरा में विला है, लंदन के ब्रिस्टन स्क्वायर में फ्लैट है और रिवर साइड में इमारत है। ललित ने इन संपत्तियों के बारे में कांग्रेस से सवाल पूछा है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी की मुश्किल बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। वहीं जयपुर के एडीजे कोर्ट में आमेर में यहां पर सरकारी हवेलियों के खरीद के मामले में ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल मोदी समेत 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एक्ट्रेस श्रुति सेठ के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने पीएम मोदी के सेल्फी प्रेम की आलोचना की है। मुंबई में बारिश के बाद हुए हाल पर नेहा धूपिया ने ट्वीट किया था कि बस एक बारिश ने पूरे शहर को थाम दिया है। गुड गवर्नेंस का मतलब सेल्फी लेना या योग कराना नहीं होता, इसका मतलब अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षा देना होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने IBN7 पर सफाई दी। उनके मुताबिक वो चिट्ठी के एक एक शब्द के साथ हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके किसी करीबी ने फेसबुक पर यह गलती से अपलोड कर दी। बता दें कि शांता कुमार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घोटालों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि घोटाले की खबरों से पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक जाता है। व्यापम और ललित गेट जैसे मामले पर सवाल उठाकर बीजेपी सांसद शांता कुमार ने आलाकमान की नाराजगी मोल ले ली है। उनकी चिट्ठी लीक होने से पार्टी के बड़े नेता खफा हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार को चिट्ठी लिखकर व्यापम के संबंध में सारे तथ्य सामने रखे। शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को व्यापम पर खत लिखकर सवाल खड़े किए थे। मध्य प्रदेश सरकार व्यापम का नाम बदलने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस मामले में अभी कोई भी बिल विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार अब इस संस्थान का नाम बदलकर मध्य प्रदेश भर्ती प्रवेश परीक्षा मंडल करने जा रही है। MP विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी व्यापम घोटाले पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौत पर जोरदार हंगामा किया और शिवराज का इस्तीफा मांगा। विपक्ष के तेवरों को देखकर यहां पे लगता है कि आज भी विधानसभा की कार्यवाही शायद ही चल पाए। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 28 जुलाई को बुलाए गए इस विशेष सत्र के 1 दिन तक चलने की बात है। सूत्रों का कहना है कि इस विशेष सत्र में मीनाक्षी मर्डर केस की जांच के लिए आयोग का गठन को मंजूरी दी जा सकती है। दिल्ली में आनंद पर्वत थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। इसके बाद मंगलवार रात को राजेंद्र नगर थाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए DDA के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने में SDM को दिक्कत हो रही है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में FIR नहीं कर रही है और अब तो ACB भी आनाकानी कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को अपनी हद में रहने की सलाह दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल ने हर मुद्दे पर बार-बार पीएम का नाम खींचकर राजनीति को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन को यहां पे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस के नेता अजय माकन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। माकन की याचिका को सिंगल बेंच ने ठुकरा दिया था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के उनके दफ्तर में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई विधायी बातों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में BRT कॉरिडोर को बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री CP ठाकुर ने साफ किया है कि उनकी पार्टी पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और बाद में विधायक नेता का चुनाव करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 जुलाई की मुजफ्फरपुर रैली में शामिल होंगे। इसके लिए बीजेपी ने मांझी को न्योता भेजा। जीतन राम मांझी को Z+ सुरक्षा देने के बाद अब केंद्र सरकार ने JDU के बागी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू को Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। ज्ञानू ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आसाराम केस में गवाह किरपाल सिंह की मौत मामले में नारायण नाम के एक शख्स को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल शाम जोधपुर कोर्ट परिसर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। किरपाल मौत केस में शाहजहां पुलिस को नारायण की तलाश थी। उसे आसाराम का समर्थक बताया जा रहा है। रेप आरोपी आसाराम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जोधपुर जेल के सुपरिटेंडेंट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। वहीं इस मामले में जो ऑडियो टेप सामने आया उसे आसाराम ने फर्जी करार दिया। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप सौंपा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आसाराम ने किरपाल सिंह से फोन पर मामले को रफा दफा करने की डील की बात की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 2 दिनों के कश्मीर दौरे पर पहुंच गए हैं। इस दौरान वो सूबे के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और गवर्नर एनएन वोहरा से मुलाकात करेंगे। डोभाल कश्मीरी युवकों के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने की खबरों की पड़ताल भी करेंगे। सरकार ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 9 महीने के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया है। 2 महीने पहले अधूरी जानकारी को आधार बताते हुए गिलानी का पासपोर्ट एप्लीकेशन खारिज हुआ था। गिलानी ने सऊदी अरब में अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए पासपोर्ट देने की मांग की थी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने ईद मिलन कार्यक्रम में कहा है कि कश्मीर उनके लिए अहम मसला है। बासित ने कहा कि ऊफा की बातचीत से साफ है कि हम कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़े हैं और सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अदालत ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन की अर्जी खारिज कर दी है। ऐसे में मेमन को अब नागपुर के सेंट्रल जेल में 30 जुलाई की सुबह फांसी दी जा सकती है। मुंबई में हुए धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। इस बीच याकूब ने आखिरी कोशिश करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर से दया की अपील की है। याकूब की सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी शुरू कर दी है। सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी के हत्यारों पर और दया नहीं दिखाने की अपील की है। हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अर्धसैनिक बलों को अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी। सेना के पूर्व कर्मचारी लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं और अब अर्धसैनिक बलों ने भी इस मांग को शुरू कर दिया है। रामपुर के थाना टांडा इलाके में 2 हाई स्कूल की छात्राओं के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप 2 शिक्षकों पर लगा और दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। 2007 के बदायूं रेप केस में अदालत ने 4 लोगों को 10 साल की सजा और एक को 7 साल की सजा सुनाई है। एक दोषी लोकेंद्र शर्मा पर 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उस वक्त लोकेंद्र बीएसपी में था, लेकिन इन दोनों समाजवादी पार्टी में हैं। आज से करीब 8 साल पहले हुई इस वारदात को IBN 7 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जांच में तेजी आई। फैसला आने के बाद पीड़ित के परिवार वालों ने IBN 7 का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के छोटा उदयपुर में खनन माफियाओं ने डीएम और एसडीएम पर ही हमला बोला। डीएम और एसडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। उरसंग नदी में हो रही अवैध खनन की खबर मिलने के बाद वहीं एसडीएम और डीएम छापेमारी करने गए। जब अधिकारियों ने खनन माफियाओं को पकड़ना चाहा, तभी उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। दक्षिण दिल्ली में पकड़े गए सीरियल रेपिस्ट और किलर के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रविंद्र ने 30 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद उनकी हत्या की। हालांकि पुलिस अभी इन मामलों की जांच कर रही है। नए मामले झज्जर, बहादुरगढ़, कासगंज और फरीदाबाद में सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस सभी जगहों के पुलिस से संपर्क में है। FIR के मुताबिक अब तक 11 मामले सही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के दबंगों पर लड़की के पिता को जिंदा जलाने का आरोप लगा। इलाज के दौरान पीड़ित पिता की मौत हो गई। पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ शिकायत की थी, जिससे भड़के दबंगों ने उन्हें जिंदा जला दिया। उधर पुलिस का कहना है कि पत्नी से हुए विवाद के बाद पीड़ित ने खुद को आग लगाई। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह की मौत मामले में उनकी मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच का भी बात कही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक नकली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के रहने वाले इस ठग को पुलिस ने तहसील के पास पुलिस वर्दी में रौब गांठते वक्त पकड़ा। यूपी के बहराइच में बच्चों के अपहरण की अफवाह से दहशत फैल गई।
इस अफवाह से दहशत इतनी है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। दरअसल मंगलवार को एक बच्ची को कुछ नकाबपोशों ने अगवा करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए तो अपराधी वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद बिफरे लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म करवाया। उज्जैन में लगातार हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। पानी रामघाट पर बने मंदिरों और पुल तक पहुंच गया है। सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है और कई कॉलोनियों में घुटने घुटने तक पानी भर गया है। उज्जैन में शिप्रा के अलावा गंभीर नदी भी उफान पर है। गंभीर नदी पर बना बांध भर गया है, जिसके कारण प्रशासन ने तत्काल 2 गेट खोल दिए हैं। 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी का पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। सुबह की भस्म आरती भी पानी में की गई। यहाँ के पुजारी के मुताबिक पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब शिप्रा नदी ने खुद महाकाल का अभिषेक किया है। बता दें कि करीब 40 दिन पहले बारिश की कामना के लिए महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान हुआ था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मुंबई के हिंदमाता, दादर और सायन समेत कई इलाकों में पानी भर गया। काटर रोड पर बारिश की वजह से पार्किंग की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से कई कारों को नुकसान हुआ। मुंबई से सटे वसई और पालघर में भी बारिश से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चेंबूर में सबसे व्यस्त सड़क पानी में डूब गई है। ठाणे के भिवंडी और कल्याण में भी पानी भर गया है। मुंबई में मेट्रो का सफर महंगा हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगुवाई वाली मुंबई मेट्रो 1 ने अधिकतम किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने का सुझाव दिया। हालांकि न्यूनतम किराए में इजाफे का कोई सुझाव नहीं है। यूपी में विदेशी शराब की कम बिक्री को लेकर सूबे की सरकार चिंता में है। प्रदेश के प्रमुख सचिव कृष्ण सिंह अटोरिया ने सभी जिलों के डीएम को खत लिखकर बिक्री बढ़ाने के आदेश दिए। पत्रकार से निर्देशक बने विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। ये फिल्म खाप पंचायतों पर तंज करती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे और नई गवर्निंग बॉडी और अध्यक्ष के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनको धोखा दिया। फारूक ने कहा कि वो बेकसूर हैं और जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुए घोटाले के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। 2016 में भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड T20 कप के वेन्यू की घोषणा कर दी गई है। बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई और नागपुर में मैच खेले जाएंगे, जबकि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है कि दूसरे सीजन में पीएम मोदी मेहमान बनकर आ सकते हैं। अनुपम खेर का मानना है कि अगर पीएम मोदी शो पर आते हैं तो उनकी जिंदगी की कहानी से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कुणाल कोहली की आने वाली फिल्म फिर से पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगा है। कोर्ट ने समझौते के मुताबिक अब लेखिका ज्योति कपूर को 25 लाख रुपए और क्रेडिट देने का निर्देश दिया है। दरअसल राइटर ज्योति कपूर ने कुणाल पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि निर्देशक कुणाल कोहली इस फिल्म से अभिनय के क्षेत्र में उतर रहे हैं।